Assalamualaikum students, hope you all are fine and have prepared your lesson. प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो वेलोसिटी तक पढ़ लिया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तक। तो आज हमने लेक्चर में स्टार्ट करना है, हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन का। तो जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहले बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी थी। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते थे तो हमारे पास क्या निकल आता था, उसकी वेलोसिटी निकल आती थी। ठीक है। और अब अगर हम जो है वेलोसिटी को मज़ीद टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, एक्सेलरेशन निकल आएगा। ठीक है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पहले देखें। एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। कि आपने क्या करना है कि अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को अगर आप टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या निकल आएगा कि उसका एक्सेलरेशन निकल आएगा। ठीक है। इसमें बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी की। तो चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है कि हर एक बॉडी की दो वेलोसिटीज़ होती हैं। एक वो वाली वेलोसिटी जिसके साथ वो अपनी जो है वो मोशन स्टार्ट करता है, और एक वो वाली वेलोसिटी जहाँ पर जाकर वो अपनी मोशन को एंड करता है। अगर जो है वो अपनी वेलोसिटी जहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो मोशन स्टार्ट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी को हम कहेंगे कि वो उसकी वेलोसिटी है वी आई। और जहाँ पर जाके वो अपनी मोशन को एंड कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी एफ। स्टार्टिंग पॉइंट की वेलोसिटी हमारे पास वी आई और जो है फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, वी एफ। अब हमारे पास क्या है कि एक्सेलरेशन की सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। उसके बाद आपने इसका फॉर्मूला देना है, वो क्या है आपके पास कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। और उसके बाद जो है आपने बताना है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी आपने क्या करनी है, माइनस करनी है, और फिर उसको टाइम से डिवाइड कर देना है। फाइनल वेलोसिटी मैंने आपको बताया कि उसको हम वी एफ से शो करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम वी आई से शो करते हैं। टाइम को जो है वो टी से, स्मॉल टी से आपने रिप्रेजेंट करना है इसको। फॉर्मूला देने के बाद आपने इसका यूनिट देना है। यूनिट की हेडिंग दे के आपने यहाँ पर लिखना है कि यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में आपने ये सिंबल लाजमी लिखना है। ठीक है। अब बात आती है कि हमने वी एफ जो है पहले क्यों लिखा और वी आई हमने जो है वो बाद में क्यों लिखा है। जब भी कोई बॉडी अपनी मोशन को स्टार्ट करती है तो जो उसकी वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, वो कम होती है, और जहाँ पर जाके वो अपनी मोशन को एंड करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, वो ज़्यादा हो जाती है। तो वी एफ जो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, नॉर्मल केस में हमारे पास क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है और इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन की पूरा आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपने टर्म पढ़नी है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ठीक है। जिस तरह से हमने यूनिफॉर्म स्पीड का पढ़ा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पढ़ा, इस तरह हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही देनी होगी। तो इसमें जहाँ पे वेलोसिटी का वर्ड था वहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल एक्सेलरेशन का वर्ड आ जाएगा, बाकी सारा सेम है। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउ शॉर्ट द इंटरवल मे बी। तो ये आपके पास क्या निकल आता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो है टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा। नेक्स्ट पेज पर आए। नेक्स्ट पेज पर आपको एक टर्म मिलेगी जिस डिसेलरेशन के नाम से या फिर रिटार्डेशन के नाम से। डिसेलरेशन या रिटार्डेशन हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को। ठीक है। नॉर्मल केस में हमारे पास क्या होता है कि मैंने आपको पीछे बताया है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। ठीक है। तो हमारे पास लेट कर लें कि हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी 20 थी और इनिशियल वेलोसिटी 10 है। 20 में से 10 माइनस करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे आप, तो आपके पास क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन निकल आएगा। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ केसेस होते हैं जिनमें क्या है कि वो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है, कि पहले उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। तो जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो ऑटोमेटिकली फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कम आएगी और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है। तो अब हमारे पास कर लें कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 20 है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, -30 है। 20 माइनस 30 आपके पास आंसर -10 आएगा। उसको जो है आप 2 सेकेंड या 3 सेकेंड जितने भी टाइम लगा है
उससे डिवाइड करेंगे तो हम लेट कर लेते हैं कि आंसर हमारा आता है -5। ठीक है, हमने जो है 2 से डिवाइड किया है तो हमारे पास आंसर क्या है -5। जब आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही हो, मतलब साथ में माइनस का साइन आ रहा हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो एक्सेलरेशन नहीं रहता। हम उसको जो है और वर्ड से डिफाइन करते हैं। वो वाला वर्ड कौन सा है हमारे पास, रिटार्डेशन। ठीक है, तो अगर आपको रिटार्डेशन की डेफिनेशन आ जाए या डिसलेरेशन की, तो आपने लिखना है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड द डिसलेरेशन या रिटार्डेशन। कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या है, वो रिटार्डेशन या डिसलेरेशन कहते हैं। ठीक है, और ये कब होता है कि जब बॉडी की वेलोसिटी क्या कर रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है। डेफिनेशन लिखने के बाद ऊपर ये लाइन लिखी हुई है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। ठीक है, कब उसकी जो है हम एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे, जब उसकी वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसको मार्क कर लें। डेफिनेशन के बाद जो है आपने ये इतनी लाइन लिख देनी है। ठीक है, तो ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, कि आपने इसको ग्राफ पे किस तरह से शो करना है। इसका एनालिसिस जो है आपने ग्राफ के थ्रू करना है। सबसे पहले हमें ग्राफ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ग्राफ होता क्या है हमारे पास, कि ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन द वेरियस क्वांटिटीज़। ठीक है, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में अगर आपने रिलेशन शो करना हो तो आप ग्राफ बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि वो ग्राफ की एक डेफिनेशन हो जाएगी। उसके साथ आप कोई भी ग्राफ दे सकते हैं, यहाँ पर ये वाला ग्राफ दे सकते हैं, कोई भी ग्राफ दे सकते हैं। अगर आपको ग्राफ की डेफिनेशन आ जाए तो शॉर्ट में आपने उसकी डेफिनेशन के साथ ये एक कोई भी ग्राफ बना सकते हैं आप। ठीक है, तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन में वो बताता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। कि वेरिएबल हमने मैथ में पढ़ा हुआ है कि जो जिनकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, तो उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कह देते हैं। द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ प्लॉटेड आर कॉल्ड द वेरिएबल्स, और उनकी क्वांटिटी चेंज हो, वैल्यूज़ चेंज होंगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जब हमने दो क्वांटिटीज़ लेनी है तो इनमें से एक चीज़ होगी हमारे पास, उसको कहेंगे डिपेंडेंट क्वांटिटीज़, और एक होगी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। ठीक है, जिन पे हमारे पास दूसरी वाली क्वांटिटी डिपेंड करेगी वो हमारे पास कौन सी होगी, कि वो इंडिपेंडेंट होगी। ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो हमारे पास डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हम कहेंगे कि डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट है, कि वो किसी पर इन्हिसार कर रहा है। और उसके बाद टाइम हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है, कि वो किसी पे जो है डिपेंड नहीं कर रहा। अब आपने ग्राफ बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको आपने ये वाई एक्सिस पे लेना होता है। ठीक है, और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको आप लेते हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये हमारे पास क्या होता है, उसका वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब ये आपको बात समझ आ गई होगी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की, कि जो क्वांटिटी हमारे पास किसी चीज़ पे डिपेंड कर रही है उसको हमने वाई एक्सिस पे लेना है, और जो इंडिपेंडेंट है वो हमारे पास क्या है, उसको हमने एक्स एक्सिस पे लेना है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसकी डेफिनेशंस देख लें कि वन ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड द अदर इज क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ विच वेरीज विद अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड द डिपेंडेंट क्वांटिटी। उसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्वांटिटी कह देंगे। ठीक है, ये आपको कुछ टर्म्स हैं वो आपने याद करनी है, फिर आप इसको ग्राफ को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमने बनाना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो इसमें हमारे पास मैंने आपको बता दिया है कि हमने कौन सा वाला जो है वो एक्स एक्सिस पे लेनी है क्वांटिटी, और कौन सी वाली क्वांटिटी हमने वाई एक्सिस पे लेनी है। डिस्टेंस को लेना है हमने वाई एक्सिस पे, और टाइम को लेना है हमने एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो आगे इसकी जो फर्दर है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में होगा तो किस तरह का ग्राफ शो करेगा, ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो किस तरह का ग्राफ शो करेगा, और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव करेगा तो किस तरह ग्राफ शो करेगा। तो वो सारा हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो ग्राफ हमने देखना है वो है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा, तो फिर किस तरह का ग्राफ वो शो करेगा। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास टाइम जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अगर वो मूव नहीं कर रहा तो एक लाइन हम शो करेंगे जो पैरेलल होगी। पैरेलल का मतलब है आमने सामने होगी।
ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है हमारे ग्राफ की जो लाइन है वो ये एक्स एक्सिस हमने लिया था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसको बोलते हैं, उसके पैरेलल आ जाएगी एक लाइन। ठीक है। सिंपली आपने जो ये है कुछ भी वैल्यूज़ लिख कर यहाँ पर वाई एक्सिस में और कुछ भी एक्स एक्सिस में लिख कर और आपने एक लाइन जो है पैरेलल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बना देनी है। तो ये शो करेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है आपका रेस्ट में है। ठीक है। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा कि अलग-अलग आ सकता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ड्रॉ अ ग्राफ। तो आपने ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जो है उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, ये एक दफ़ा पढ़ लें। If the graph shown in the figure, if the distance moved by the object with time t is 0, then the object is at rest. Thus, a horizontal line parallel to the time axis on a distance time graph shows the speed of the object is 0. ठीक है, डिस्टेंस उसने 0 कवर किया है तो उसकी जो है हमारे पास स्पीड 0 है और लाइन जो है वो पैरेलल आएगी किसके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। ये जो है आपका एक जो है वो और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। ठीक है। कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म वाला जो हमने पढ़ लिया था, तो कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो हमारे पास क्या है कि कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही। ग्राफ बनाते वक्त मैथ्स में या फिजिक्स में एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी कोई भी चीज़ जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही होती है तो हमेशा ये स्ट्रेट लाइन ही आती है ग्राफ में। ठीक है। तो उसके इंटरवल सेम होते हैं, मतलब अगर ये 5 है तो यहाँ से 10 में है, 10 से फिर आगे 20 में, मतलब कि चेंज क्या है, सिमेट्री होती है कि 5 से 10 पर ही आएगा, 10 से 15 में ही आएगा, 15 से 20 में ही आएगा, इंटरवल सेम होगा। अब यहाँ से भी अगर हमने 10-10 का लिया है तो यहाँ पे पहले 0 से 10 तक जाएगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है। उनमें सिमेट्री होगी। ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो लाइन हमारे पास क्या आ रही है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है। ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है कि 5 सेकेंड्स में उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 10 सेकेंड्स में उसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 15 सेकेंड्स में उसने 30 मीटर डिस्टेंस कवर किया और 20 सेकेंड्स में उसने 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया। और ये फिर आपने सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन आप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो आप ये स्ट्रेट लाइन देंगे। इसके साथ ग्राफ के साथ आपने एक्सप्लेनेशन भी देनी है, वो एक दफ़ा पढ़ लें। The speed of an object is said to be constant if it covers equal distance in equal intervals of time. The distance time graph as shown in the figure is a straight line. Its slope gives the speed of the object. कि इसकी स्लोप जो है वो एक अलग है कि किस तरह से आपने स्लोप लेनी है, तो उससे हम जो है उसकी स्पीड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। सिंपली जो हम स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं वो हमारे पास y/x होता है। ठीक है। तो अगर आप फाइंड आउट करना चाहें इसी ग्राफ से कि एक इसमें जो है वो बॉडी यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी है ए पॉइंट पे, तो आपने स्लोप लेनी है। मैंने आपको स्लोप का बताया है कि स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास y/x होता है। ठीक है। y/x है तो y पे हमारे पास वैल्यू कितनी है, 10 है। तो अगर हम 10 को जो है वो 5 पे डिवाइड कर दें, x पे हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 5 वैल्यू आ रही है, तो 5 को 10 से जो डिवाइड किया तो 2 निकल आएगी। 2 हमारे पास क्या है, उसकी स्पीड है। 2 हमारे पास क्या है, उसकी स्पीड है। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। ये भी आपको शॉर्ट में ही आएगा। ये अलग अलग आते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका ग्राफ ड्रॉ कर दें, ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ ड्रॉ कर दें, तो ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ ड्रॉ कर दें। ठीक है। तो ये आपका एक और शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड वाला। अब जो है हमारे पास हमने ग्राफ पढ़ना है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा होता है तो फिर क्या होगा। वेरिएबल का मतलब हमारे पास क्या, उसकी चेंज होती रहेगी। आइदर वो जो है वो बढ़ भी सकती है, उसकी जो है स्पीड या वेलोसिटी जो हम ले रहे हैं, डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा भी कवर कर सकता है। तो ये वेरिएबल बात है कि हमारे पास क्या है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। ठीक है। तो जब चीज़ ज़्यादा होती है तो हमेशा हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, और जब हमारी कोई चीज़ कम होती है तो ग्राफ हमारे पास ये जो लाइन होती है ये नीचे की तरफ आती है। इन कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है।
ताकि जब आप मैथ्स में या फिजिक्स में कहीं भी ग्राफ जो है ड्रॉ करें तो आपको पता हो कि जब भी कोई भी चीज़ बढ़ेगी तो हम उसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और कोई चीज़ कम होगी तो उसका ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब कि उसकी जो स्पीड है वो चेंज होती जा रही है। तो हमने लेट कर लिया कि पहले उसकी स्पीड क्या थी, बढ़ रही थी। इस तरह से इस ग्राफ में देखें उसकी स्पीड बढ़ती गई तो हम ग्राफ ड्रॉ करते गए। अब हमारे पास एक पॉइंट पर आकर उसकी स्पीड जो है वो कम होना शुरू होगी तो हमारे पास क्या होगा कि उसकी जो है वो ग्राफ नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसने थोड़ी सी कर्व शो की है कि जब उसका ग्राफ नीचे की तरफ आता है। तो इस ग्राफ के साथ जो है आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। When an object does not cover equal distance in equal intervals of time, then its speed is not constant. उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो वेरिएबल होती है, टाइम के साथ साथ जो है वो चेंज होती रहती है। इन दिस केस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती एज शो इन द फिगर, जिस तरह से उसने फिगर में दिखाया है। द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब जो है ऊपर हमने सिंपल स्लोप ली थी किसकी, y बाय x से, और यहाँ पे हमने स्लोप लेनी हो तो हम टेंजेंट का फॉर्मूला लगाएंगे स्लोप के लिए, वो नेक्स्ट आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है कि आपने जो है वो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, याद करके कॉपीज़ पर लाजमी लिखा करें। ठीक है, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है तो आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। एक दफ़ा आपको आइडिया हो जाता है, आपको अटैम्प्ट करने का तरीका आ जाता है तो फिर आप जो है वो सिर्फ याद कर लें, इतना काफ़ी होता है। लेकिन यहाँ पर जो है अभी आपका स्टार्टिंग है तो आपको जो है 4-5 चैप्टर्स तो लिखने ही चाहिए। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने डेफिनेशन के साथ जो है वो एग्जांपल देनी है, फॉर्मूला देना है, यूनिट देना है, तो अपनी कॉपीज़ पर ऐसे ही लिखें उसको। ठीक है, और ग्राफ्स वगैरह भी मार्कर से बनाएं, पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने ये सारा याद करके इसको लिख लेना है, यही आपका होमवर्क है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।